प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। अपने करीब 1 घंटा 27 मिनट लंबे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि खड़गे जी की उम्र को देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत के उज्जवल भविष्य को लेकर भरोसा झलकता है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है और दूसरा क्वार्टर भारत के लिए उतना ही निर्णायक साबित होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश आज एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़ा है जहां अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दिन प्रतिदिन युवा होता जा रहा है, जो देश के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज भारत के टैलेंट को पहचान रही है और भारतीय युवाओं के पास सपने, संकल्प और सामर्थ्य हैं जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। फिर मोदी ने कहा कि युवा शक्ति आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के भाषणों का यदि विश्लेषण किया जाए तो ये साफ दिखाई देता है कि उनके पास ना तो कोई स्पष्ट विजन था, ना ही उसे पूरा करने की इच्छा शक्ति। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने देश की ऐसी छवि बनाई थी जिसे सुधारने में आज भी समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के नेतृत्व में आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश में अब फैसले नीतियों और दूरदृष्टि के आधार पर लिए जा रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरीके से तैयार है और दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उनकी सरकार ने बीते वर्षों में ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर आने वाले दशकों तक दिखेगा। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तब कुछ लोग निराशा और नकारात्मकता फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। भाषण के दौरान हुए वॉकआउट के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन जारी रखा। कहा कि उनकी सरकार देश के विकास, युवाओं के भविष्य और भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा अप्रोच, चीजों की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण, समस्या के समाधान के लिए हमारी सोच और कांग्रेस के बीच में आसमान जमीन का अंतर है, बहुत फर्क है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारी सोच यह है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है। हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है और यही लोकतंत्र की भी सच्ची ताकत होती है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। अब मैं इनका इतना बोल करके छोड़ दूंगा तो आज पता नहीं रात को उनको नींद नहीं आएगी और गालियां कल कैसी दे उसका प्लानिंग चलेगा। लेकिन मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं किस प्रकार से लोग सोचते थे देशवासियों के लिए। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़।
अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं है और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना।
उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने This is not correct. इस विषय को Sit your seat. हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को No. आज बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। लोकसभा के इतिहास में गुरुवार का दिन एक असाधारण और चिंताजनक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया, जब संसद की सर्वोच्च मर्यादाओं, परंपराओं और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला के बयान ने न सिर्फ विपक्ष, खासकर कांग्रेस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए, उनकी भूमिका पर उंगली उठाई। देश की संसदीय व्यवस्था की गरिमा पर भी गहरी चोट हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बुधवार को सदन और उनके चैम्बर में जो कुछ हुआ वह सदृश्य उन्होंने अपने पूरे संसदीय जीवन में कभी नहीं देखा। उन्होंने इस लोकसभा के इतिहास पर लगा एक काला धब्बा बताया। उनका कहना था कि राजनीतिक मतभेदों की अभिव्यक्ति सदन के भीतर बहस और शब्दों तक होनी चाहिए, न कि शारीरिक रूप से आसन की ओर बढ़कर अध्यक्ष के कार्यालय में अनुचित व्यवहार करके। सबसे गंभीर और चौंकाने वाली बात यह रही कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए तय कार्यक्रम के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित नहीं हो पाए। ओम बिरला ने खुलासा किया कि उन्हें पुख्ता सूचना मिली थी कि कांग्रेस के कुछ सदस्य सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचकर कोई अप्रत्याशित और अत्यंत अप्रिय घटना कर सकते थे। यदि ऐसा होता तो यह न केवल सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर होता, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर सकता था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसी आशंका के चलते उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया, ताकि किसी संभावित टकराव या अवांछित घटना को रोका जा सके।
ये अपने आप में भारतीय संसदीय इतिहास का दुर्लभ क्षण है, जब देश का प्रधानमंत्री सुरक्षा और गरिमा के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब तक नहीं दे सका। और बिरला ने यह भी उल्लेख किया कि देश ने देखा कि किस तरीके से महिला सांसद प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंची। उन्होंने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। इस घटना को लेकर सत्ता पक्ष में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने जानबूझकर 6 महिला सांसदों को आगे कर प्रधानमंत्री तक पहुंचने की कोशिश की, ताकि राजनीतिक दबाव बनाया जा सके और किसी अप्रिय स्थिति को जन्म दिया जा सके। ये सवाल अब जोर पकड़ रहा है, क्या यह सिर्फ विरोध का तरीका था या फिर प्रधानमंत्री पर हमले जैसी किसी साजिश की आशंका वास्तविक थी? लोकसभा अध्यक्ष के बयान के बाद यह मामला सिर्फ राजनीतिक शोर शराबे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था और विपक्ष के मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से देश के सर्वोच्च सदन को कलंकित करने का काम किया है। उनका कहना है कि विरोध के नाम पर मर्यादा तोड़ना, आसन की ओर बढ़ना, अध्यक्ष के कार्यालय में अनुचित व्यवहार करना लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता की राजनीति है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की यह रणनीति संसद को सुचारू रूप से चलने से रोकने और सरकार को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। ओम बिरला का बयान इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देता है। जब लोकसभा अध्यक्ष कहें कि ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी नहीं देखा, तो यह संकेत है कि संसदीय परंपराएं गंभीर खतरे में है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन उसकी एक रेखा, मर्यादा होती है, वो टूटनी नहीं चाहिए। संसद का स्वरूप सड़क की राजनीति जैसा हो जाएगा अगर ये टूटी तो। ये घटना केवल एक दिन का हंगामा नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। पहली बार हुआ ऐसा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब नहीं दे पाए। इसका कारण विपक्ष की संभावित हरकतों की आशंका। कांग्रेस के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती। इसका आचरण के कारण संसद की कार्यवाही और परंपराएं प्रभावित हुई। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष आत्ममंथन करेगा या फिर संसद की गरिमा को बार बार दांव पर लगाने की राजनीति चलती रहेगी। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मर्यादा में रहकर अपनी अपनी बात रखें, वरना इसका नुकसान केवल राजनीति को नहीं बल्कि पूरे देश को उठाना पड़ेगा। क्या कहा ओम बिरला ने? प्रधानमंत्री मोदी के सदन में अनुपस्थिति को लेकर कितना गंभीर खुलासा उन्होंने किया। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी कल नहीं बोल पाए। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सदन की गरिमा तार तार किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी मुश्किलों में पड़ सकते थे, किस प्रकार का हंगामा हुआ, इसके पीछे की क्या वजह थी कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पर लोकतंत्र कलंक का आरोप लग रहा है। बयान सुना देता हूं बिरला का। To stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is? Why don't you ask the government? Why don't you ask the government why the leader of opposition is not allowed to speak? Why don't, no, have you, I would like to know, have you asked them? Have you asked Amit Shah ji? Have you asked the Prime Minister? Have you asked the government why they are not allowing the LOP to speak? Do they have any basis to stop him from quoting a published source? They do not. So don't continuously every day ask this question to the opposition. There is no discussion because the government does not want to discuss anything. That is the fact. And frankly, if the government has given you questions to ask, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के चुने हुए, जनता के बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सत्ता से दूर रहने के उसमें हताश है, निराश है और सदन को बाधित करके सदन को ना चलने देने का काम कर रहा है। ये सब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के इशारे पे हो रहा है और उन्होंने जिस तरीके से उस दिन अपने सांसदों को इशारे करके जो एससी समाज के अपने कृष्णा प्रसाद ट्रिनिटी थे उनको ऊपर पेपर फाड़ के फेंक के अभद्र व्यवहार किया। संध्या राय जी के साथ में इसी तरीके का, वो भी दलित समाज की स्पीकर थी। जब स्पीकर साहब आए उस पर तो राहुल गांधी जी अपनी चेयर से उठ के पीछे गए और इशारा कर करके अपने सांसदों को आगे बेल में आने के लिए भेजते रहे।
तो ये बहुत ही निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अच्छा हो कि सदन के सामने अपना विषय रखें ताकि जनता समझे कि वो जनता की मांग क्या रखना चाहते हैं, और जो सरकार ने काम किया जनता के हित में, सरकार को भी वो करने का मौका मिले। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सामने अपने बताए हुए काम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने आए। ऐसी योजना इन्होंने विपक्ष की महिलाओं को आगे भेज के जो प्रधानमंत्री जी के चेयर को चारों तरफ से घेर लिया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल संसद के मर्यादा का उल्लंघन है। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला का सम्मान करते हैं, महिला को राष्ट्र की धुरी बता रहे हैं और उनके विकास के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष महिला को आगे करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेयर को घेरना, उनको अपमानित करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा संसद के लिए। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ कि जिस तरह से विपक्ष खुद को नहीं मजबूत पा रहे हैं तो महिलाओं का वो सहारा ले रहे हैं, ये और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो ये देश का अपमान कर रहे हैं, देश की लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं। इसे देश और दुनिया की लोग देख रही है और विपक्ष को करारा जवाब मिला भी है और आगे भी मिलेगा। विपक्ष से कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लें, अज्ञानता में इस तरह की ओछी हरकतें संसद में मत किया करिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत सरकार, नागालैंड और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को पूर्वी नागालैंड क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। समझौते का उद्देश्य पूर्वी नागालैंड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और आकांक्षाओं को संवैधानिक ढांचे के भीतर पूरा करना है। इसके तहत क्षेत्र के विकास, बेहतर प्रशासन, बुनियादी ढांचे के विस्तार, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है। केंद्र और राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि पूर्वी नागालैंड के दूर दराज और पिछड़े इलाकों में विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में शांति, समावेशी विकास और संवाद को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार पूर्वोत्तर को देश के विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और कार्य कर रही है। नागालैंड सरकार के प्रतिनिधियों ने समझौते को राज्य के लिए सकारात्मक कदम बताया। कहा कि इससे पूर्वी नागालैंड के लोगों में विश्वास बढ़ेगा, क्षेत्र में स्थिरता आएगी। वहीं ENPO के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि ये समझौता उनके क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाएगा। समझौते के बाद ये संदेश साफ है कि बातचीत और आपसी सहमति के जरिए जटिल मुद्दों का समाधान संभव है। माना जा रहा है कि ये पहल न केवल पूर्वी नागालैंड बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास को नई रफ्तार, नई गति देगी। राजधानी लखनऊ के बाजार खाला इलाके में चीनी मांझे की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत की खबर आई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस पर बड़ा सख्त निर्णय भी लिया। तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझे के कारण होने वाले मौतों को अब हत्या की श्रेणी में माना जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। बुधवार दोपहर लखनऊ के बाजार खाला हैदरगंज ओवरब्रिज पर एक दर्दनाक हादसा जो हुआ था उसमें दोबग्गा थाना क्षेत्र के सीते बिहार निवासी सैयद शोएब जो 34 साल के थे, बाइक से मिल एरिया की ओर जा रहे थे हैदरगंज से। इस दौरान अचानक हवा में लटका चाइनीज मांझा उनके गर्दन में फंसा। मांझा इतना तेज और मजबूत था कि उनकी गर्दन की नस कट गई। गंभीर रूप से घायल, तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, लेकिन बाइक अनियंत्रित हुई। उस दौरान जो हादसा हुआ, घटना के तुरंत बाद मौके पर लोग मौजूद थे। बाइक सवारों ने रास्ता खाली कराया, ई रिक्शा के जरिए ट्रॉमा सेंटर में हॉस्पिटलाइज कराया था। बावजूद उसके बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। शोएब पेशे से मेडिकल
रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर थे और किसी काम से बाहर निकले थे। इस हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। घटना की जानकारी मिलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाइनीज मांझा जानलेवा है और इससे होने वाली मौतें अब दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी, लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। शहर के कई इलाकों में पतंग और मांझा बेचने वाले दुकानों पर छापेमारी की गई। हैदरगंज और मोतीझील इलाके में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। डीसीपी और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में छापे मारे गए। आम लोगों के लिए कितना खतरनाक है ये मांझा, ये आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से ये लोगों के लिए खतरा बन चुका है। कुछ दिन पहले हवा में उड़ती पतंग का तार हाई टेंशन लाइन पर भी गिरा था, जिसके चलते मेट्रो सेवाएं बाधित हो गई थी। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में पहले ही चीनी मांझे से गला काटने, हाथ पैर जख्मी होने और तमाम मामले आ चुके हैं। दिया गया है इसमें जो है वो हम लोग जो चाइनीज मांझे से संबंधित कार्रवाई करा रहे हैं और इसमें जो भी पूरे दुकानों की तलाशी ली जा रही है। अगर कोई इस तरह की बात पाएगी तो कार्रवाई की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें हम लोग पता लगाएंगे, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ये अच्छी बात है, हर जगह छापेमारी होना चाहिए, चाइनीज बैंड होना चाहिए, चाइनीज मांझा का। ये हमारी पुश्तैनी दुकान है, ये 30-40 साल से चल रही है। ये प्लास्टिक पे बनता है, ये फाइबर पे, ये फाइबर पे कांच चढ़ाया जाता है। ये हमारे पास कॉटन के मांझे होंगे, इसपे पत्थर के बुरादे से और चावल की माट से बनते हैं। तो चाइनीज मांझा बिक रहा है तो अभी तो हादसे हो रहे हैं इस टाइप के। इस पे पूरी तरह प्रतिबंध हो, छापेमारी ऐसी हर दुकानों पे होना चाहिए। नहीं, डिमांड तो बहुत आती है लेकिन हम लोग नहीं रखते, क्योंकि हमारा मांझा चाइनीज मांझे की वजह से हमारे भी मांझा कम। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।